ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से बैलेंस किया जाए इसके बारे में तो काफ़ी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ जो निवेश है उस पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए किस तरह का निवेश करना चाहिए, बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए अभी से कितना पैसा जोड़ने की ज़रूरत है, बच्चों की शादी से जुड़ा हुआ कॉर्पस फंड कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। चिल्ड्रंस डे के मौके पर बताएंगे आपको कि आप अपने बच्चों से जुड़ी हुई फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है शिल्पा भास्कर गोले। आप फाउंडर है नर्डी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस की। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिल्ड्रन डे के मौके पर आज हमारे साथ आप जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, चिल्ड्रंस डे पर जो बच्चों से जुड़ा हुआ निवेश है उसको लेकर कितनी जागरूकता जो है भारत के अंदर आई है और वो कितनी बढ़ रही है? अनुराग जी, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि जागरूकता आजकल कितनी है इसके बारे में। और मैं कहूंगी कि हो क्या रहा है कि लोगों को एक दिशा लेके नहीं चलते, तो उसके वजह से बहुत ही हैपहैजर्ड, थोड़े से रैंडम तरीके से ये चीजें चल रही हैं। लोग जरूर निवेश तो करना चाहते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट वो लोग चुन रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में वो लोग निवेश कर रहे हैं, उसकी भी चॉइस बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत प्रकार के प्रोडक्ट्स में अपना पैसा डालते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें देखना जरूरी है, जैसे उनका जोखिम लेने का क्या क्षमता है, और इसके अलावा उन कितना समय है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इसको माइंड में रखते हुए लोग चॉइस नहीं करते, और उसके पहले ही बहुत ही मतलब रिएक्टिव तरीके से प्रोडक्ट चुन लेते हैं, और इसके वजह से बहुत बार उनसे चूक हो जाती है। जितना अमाउंट उनको चाहिए उस समय उतना उनको मिल नहीं पाता, लॉक इन हो जाता है पैसा, पैसा टाइम पे नहीं निकाल पाते। बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो मैम एक आपका दिशा ये और एक मानना है प्लान क्या कि होना बच्चों जरूरी के निवेश में, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि बच्चों से जुड़ा हुआ जो निवेश है उसमें टाइम हॉरिजन 15 से 20 साल का है, तो वहाँ पर ज़्यादा जोखिम ली जा सकती है, ऐसा निवेश किया जा सकता है जो वॉलेटाइल है लेकिन रिटर्न ज़्यादा देता है। तो वहाँ पर अगर जो टाइम हॉरिजन है वो ज़्यादा देखते हुए निवेश किया जा सकता है, क्योंकि बाद में जो वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग है, जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है हमारे यहाँ पर, उसका फायदा देखने को मिलेगा 15-20 साल के टाइम हॉरिजन में। बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा। जो ये लोग लक्ष्य मोस्टली बच्चों के लिए हम सोच के चलते हैं, वो एक तो आपका एजुकेशन हो गया, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है। और एजुकेशन में अगर आप इन्फ्लेशन देखें अनुराग, तो वो 10% से कम नहीं होता, एटलीस्ट 10% तो होता ही है ईयर ऑन ईयर। तो अगर इस टाइप की इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं, तो अपने पैसों का जो परचेसिंग पावर है, उसको खरीदी की जो शक्ति है, वो भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि हम लोग थोड़े से वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में डालें, क्योंकि हमारे पास गोल होराइजन भी ज्यादा है, टाइम होराइजन जैसा कि आपने कहा कि 10 साल से ज्यादा तो है ही। तो अगर ऐसी चीज है तो आप जरूर ये सोचेगा कि हम इन्फ्लेशन या महंगाई को कैसे हम लोग बीट करें, क्योंकि फीस तो बच्चे की बढ़ने ही वाली है साल और साल। तो इसको हम कैसे करें, तो ये बहुत जरूरी है सोचना। और इसके लिए मेरे ख्याल से इक्विटी ही ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप लोग इन्वेस्ट करें। तो वो वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करें और 10 साल से ज्यादा आपका टाइम होराइजन है, तो आप जरूर कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अनुराग, आपने जिस तरह से बताया कि इक्विटी एक बेहतरीन माध्यम है निवेश करने के लिए, बच्चों से जुड़ा हुआ निवेश हो, तो आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इक्विटी में अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर बच्चों के नाम से डीमेट अकाउंट भी खुलाया जाए, जिसका अधिकार जो है वो अभिभावक या फिर पेरेंट्स के पास होगा, लेकिन इक्विटी के अंदर निवेश करना, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने में ऐसे ज़्यादा विकल्प नहीं है जहां पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम से निवेश किया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर जो हमें भी सवाल आते हैं कि बच्चों के नाम से निवेश करने में जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का विकल्प नहीं होता है, वो रेगुलर म्यूचुअल फंड के जरिए ही निवेश करना पड़ता है। क्या ऐसे कुछ विकल्प है जहां पर बच्चों के नाम से आप निवेश करना चाहते हो, 15 से 20 साल तक का निवेश करना है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, क्योंकि उससे जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो टाइम हॉरिजन में ज्यादा होगा?
बिल्कुल अनुराग। और जैसे कि आपने सही कहा कि अगर आपको डायरेक्ट रूट से जाना है तो इसके लिए थोड़े ऑप्शंस आपके पास कम हैं। जब बच्चों के लिए और बच्चों के नाम से अगर निवेश करना हो, तो अगर हम देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, पहला और सबसे सिंपल तरीका है कि आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू जाइए। तो आपने जो जो भी फंड आपके दिमाग में आपने चुना है, और होराइजन देख के आपने जो कैटेगरी चुनी है, जो एएमसी चुना है, उस एएमसी के साथ आप डायरेक्टली जाके जुड़ जाइए और उनके थ्रू डायरेक्टली आप ये कर पाएंगे। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप बच्चों के नाम से शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है डायरेक्ट तरीका, वो है कि आप एमएफ यूटिलिटीज पे जाइए। एमएफ यूटिलिटीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं कहूंगी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली जाके भी बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं अनुराग। लेकिन मैम, जो एमएफ यूटिलिटी का आपने उदाहरण दिया, तो अगर बच्चे के नाम से उदाहरण निवेश करना हो तो वो एमएफ यूटिलिटी के जरिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अधिकार नहीं होते हैं। उनका बैंक अकाउंट तो खुल जाता है, लेकिन वो आप जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर क्या बैंक अकाउंट पेरेंट्स का देना पड़ेगा या फिर किसी और का देना पड़ेगा? देखिए, कोई भी अगर माध्यम हम लेके चले, मान लीजिए एएमसी के थ्रू या एमएफ यूटिलिटीज, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो बच्चों के पास वो ट्रांजैक्शन करने का अधिकार वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 18 साल के कम उम्र के बच्चे को माइनर कहा जाता है। और उनके लिए उनका जो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन हो, पेरेंट या लीगल गार्डियन हो, उन्हीं के पास अधिकार होता है ट्रांजैक्शन करने का। इसके कहने के बाद मैं ये कहूंगी कि ट्रांजैक्शन के लिए जो डेबिट हो रहा है अकाउंट, वो पेरेंट्स के अकाउंट से भी हो सकता है अनुराग जी। सिर्फ जो क्रेडिट करना है, मान लीजिए कोई रिडेम्पशन हो, तो वो बच्चे के सेविंग्स अकाउंट में जाना चाहिए। इसके लिए बच्चे का एक खाता खोलना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कहूंगी सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चे के लिए जाके बैंक का खाता जरूर खोलिएगा, और उसके लिए एक चेकबुक भी बना लीजिएगा, क्योंकि फिर उसका एक खाते का प्रूफ होना भी बहुत जरूरी है अकाउंट तो खोलते क्या समय। मैडम ये तो एएमसी आपके भी ये काम विकल्प आएगा। देते हैं कि पैसा जो है वो डेबिट अलग अकाउंट से हो और जो क्रेडिट होगा बाद में रिडम्पशन के तौर वक्त वो दूसरे अकाउंट में, क्या ये विकल्प दिया जाता है? क्या ये विकल्प उपलब्ध है? या फिर अगर यही चीज कर दी जाए, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे का एक सेपरेट अकाउंट खोला जाए और उसी अकाउंट से पैसा डेबिट भी हो और बाद में रिडम्पशन भी हो, अगर आप ऑनलाइन नहीं दे के चेक के जरिए अगर किया जा सके। जी। तो अनुराग, ये आपने सही चीज पूछा, क्योंकि हाँ जी, डेबिट आप किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। डेबिट के आपके मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो डेबिट के लिए पैसा कहीं मल्टीपल बैंक अकाउंट से आया, तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जब क्रेडिट होता है, जब आपकी रिडेम्पशन करके आपका पैसा वापस आपके खाते में आता है, तो इसके लिए जो दिया गया है रूल, वो है कि बच्चे के खाते में ही आना चाहिए, और इसके लिए बच्चे का खाता होना जरूरी है। एक और चीज, अभी तो हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, उसमें आपने बताया कि एमएफ यूटिलिटी एक बेहतरीन विकल्प है जहां पर आप जाकर अपने बच्चे से जुड़ी हुई एसआईपी या निवेश को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें तो वहां पर कितने विकल्प है माइनर्स को, नाबालिग को? क्या सिर्फ आईपीओ में निवेश करने जितना ही विकल्प है बच्चों को मिलता है? और अगर आईपीओ में निवेश किया और आईपीओ में अलॉटमेंट भी हो गया तो उसको अच्छे रिटर्न के बाद क्या 18 साल तक रुकना पड़ेगा, या फिर जो आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है जिन शेयरों का, उसे बेचा जा सकता है? देखिए, इसका ऑपरेशनल तरीका मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं अनुराग जी। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आईपीओ ही सिर्फ एक तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट में बच्चों के लिए निवेश करने का। मैं कहूंगी कि अगर आप अलग अलग टाइप के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं कहूंगी उन्हीं का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए और वहीं से शुरू कीजिए। और इसके लिए आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस जरूर ले सकते हैं कि किस टाइप का बढ़िया सा एक डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया जाए। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के रूट से, मेरा कहना है कि म्यूचुअल फंड एक ज्यादा एफिशिएंट रूट है इन्वेस्ट करने का बच्चों के लिए इनटू इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आपके डिविडेंड्स भी वापस आपके बैंक के अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, और डिविडेंड इनकम पे आपको फिर टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरा कहना है कि ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एक म्यूचुअल फंड ग्रोथ वाला जो ऑप्शन है, वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपके डिविडेंड्स फिर उसमें री इन्वेस्ट होके ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का लाभ उठाया जा सकता है उसमें। मैडम, आपने कहा कि क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो पेरेंट जो है ले सकते हैं, तो क्या वो जो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे वो अभिभावकों को, पेरेंट्स को खुद के नाम पर वो खरीद सकते हैं, या फिर बच्चे के नाम पे ही वो खरीदना चाहिए और उसकी मंजूरी है वो किया जा सकता है?
बच्चों के नाम पे खरीदा जा सकता है, लेकिन इसका मैं तरीका आपको नहीं बता पाऊंगी अनुराग, क्योंकि इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगी कि एक हुआ कि आप निवेश बच्चों के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन और भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप बच्चे को के लिए वेल्थ और निवेश आप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए संपत्ति भी अलग से आप उनके लिए रख सकते हैं। तो ये मैं एक दो और भी तरीके बताना चाहूंगी जिससे आप वो सिक्योरिटी बच्चे के लिए बना रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। एक है कि आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और इसकी बात हम लोग कम ही करते हैं अनुराग, क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि हम लोग जिंदा हैं तो हम जब तक निवेश करते जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। लेकिन मेरा कहना है कि ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है देखना कि वक्त की अगर आप कमी है नहीं है। शिल्पा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। वक्त की अभी हमारे पास कमी है, लेकिन आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम जो बच्चों के निवेश से जुड़े हुए सवाल थे उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर थैंक यू फिलहाल अनुराग जी। इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।